वो सूर्य से स्पर्धा करते हैं, हवा से बातें करते हैं, आसमान पर राज करते हैं, बादलों से आगे निकलते हैं। उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ते, फिर भी पैरों तले ठोस जमी रहती। वो खास गजब के हवाबाज, भारत का अटूट विश्वास। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। उनके लिए ऊंचाइयां मंजिल नहीं है, बल्कि रोज का सफर। जब वो ऐसे गरजते हैं तो बाकी सब खामोश हो जाते हैं। सर इनका आसमान की ऊंचाइयों में रहता है, लेकिन पांव हकीकत की जमीन पर। चलिए हमारे साथ हिंदुस्तान के आसमानी प्रहारियों की अनोखी दुनिया में। भारतीय एयरफोर्स ने अपने देश की सुरक्षा के लिए कई सारे सफल ऑपरेशन किए, जैसे ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन अटलांटिक सागर। ऐसे ही कई ऑपरेशन भारतीय एयरफोर्स ने अपने जाबाज देशवासियों को बचाने के लिए किया। सन 1999 कारगिल वॉर, भारतीय एयरफोर्स ने अपनी अहम भूमिका निभाई। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसके लिए युवा दिन रात मेहनत करते, रात दिन तीन दुनिया को भूलकर मेहनत करते हैं, और एयरफोर्स की ऐसी वैकेंसी में लाखों नौजवान को पीछे छोड़ते हैं। तो आज हम जानेंगे इंडियन एयरफोर्स की एक्स एंड वाई ग्रुप की वैकेंसी के बारे में, जिसको बोलते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। भारतीय वायुसेना का यह एग्जाम जो देश के लगभग लाखों नवयुवा एक साथ देते हैं, जिस एग्जाम को देने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स की जिद्दोजहद से गुजरना पड़ता है। यही नहीं, कहानी यही नहीं खत्म होती। उसके बाद हम आते हैं स्टेज 2 में, और स्टेज 2 में हम देखते हैं कि हमें जीडी और एसआरटी से भी गुजरना पड़ता है। वो नौजवान जो गांव से चलकर आया, वो नौजवान जो शहर का है, उसे भी अंग्रेजी बोलने की जिद्दोजहद से गुजरना पड़ता है। ग्रुप डिस्कशन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के जैसे टेस्ट से गुजरना पड़ता है। उसके बाद पीएसएल का इंतजार करना, फिजिकल के लिए दिन रात मेहनत करना, 1600 मीटर की रेस को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या ना करना। हमारे दांत, हमारे आंख, हमारे कान कितने सही हैं, सही है या नहीं सही है, उसको सही कराना, और उसके बाद फिर पीएसएल का इंतजार करना। तो चलिए आज हम जानेंगे इंडियन एयरफोर्स के एक्स और वाई ग्रुप की वैकेंसी के बारे में, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि इस वैकेंसी को क्लियर कैसे करेंगे, एज एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसके साथ ही साथ पीएसएल क्या होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, हमारे कंधों में जो सितारे लगते हैं वो कब चेंज होते हैं, कब बदलते हैं, हमारी वर्दी का रंग कब बदलता है, हमारी प्रमोशन प्रक्रिया क्या है, कब हमें सैलरी मिलती है, कितनी मिलती है, और कब कब वो ग्रोथ करती है, प्रमोशन में हम मास्टर वारंट अफसर तक कैसे बनते हैं, बहुत सारी बातें जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हम आपके साथ मिलकर इस चीज को क्लियर करेंगे, आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ओनली ऑन कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पर आते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आ गए स्क्रीन पर, और आज हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया कि इंडियन एयरफोर्स के बारे में हम आपको पूरी बात बताने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप टेक्निकल और इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप यानी नॉन टेक्निकल। तो आज हम पूरी डिटेल से जानेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में कि इंडियन एयरफोर्स ग्रुप होता क्या है, एक्स ग्रुप क्या होता है, वाई ग्रुप क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो उसके साथ ही साथ आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, बेहद मजा आने वाला है वीडियो में, तो प्रॉपर बने रहेंगे, कहीं स्किप नहीं करेंगे। अगर आप इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करते हैं या फिर जाने की इच्छा रखते हैं, या उन लाखों नवयुवाओं से आप अपने आप को एकदम डिफरेंट बनाना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो में प्रॉपर बने रहना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप के बारे में अगर हम बात करते हैं, इस कोर्स के बारे में, तो इंडियन एयरफोर्स है क्या, पहले हम वो जान लेते हैं। तो चलिए हम जानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है। ये भारतीय सशस्त्र सेना मतलब हमारी जो भारतीय सेना है, जिसमें तीनों विंग आती है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, इन तीनों सेनाओं का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश की
देश के लिए करती है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। कब की गई थी? भारतीय जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। आज़ादी 1950 में पूर्ण गणतंत्र घोषित होने के बाद, जब पूर्ण गणतंत्र घोषित हो गया था 1950 के बाद से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। पहले जब 1950 में जब हमारा देश पूर्ण गणतंत्र घोषित हुआ उसके बाद हमारी इंडियन एयरफोर्स को किस नाम से जाना जाता था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन के नाम से जाना जाता था। और 1947 के द्वितीय विश्व युद्ध में 1947 का जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें इंडियन एयरफोर्स ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ादी 1950 में पूर्ण गणतंत्र होने पर, जब पूर्ण गणतंत्र घोषित हो गया 1950 में, उसके बाद इसमें से रॉयल शब्द हटाकर, ठीक है, रॉयल शब्द हटाकर इसे इंडियन एयरफोर्स का नाम दिया गया। इंडियन एयरफोर्स, रॉयल शब्द हटाकर इसे इंडियन एयरफोर्स के नाम कर दिया गया। आज़ादी के बाद से भारतीय वायुसेना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों व चीन के साथ एक युद्ध में अपना योगदान दे चुकी है। अब तक इसने कई बड़े मिशनों का अंजाम दिया, जिनमें ऑपरेशन विजय, गोवा का अधिग्रहण, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पुमलाई शामिल है। ऐसे कई विवादों के अलावा भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का एक सक्रिय हिस्सा रहा है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करते हैं। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एसीएम इसका शॉर्ट फॉर्म है, एयर चीफ मार्शल एक 4 सितारा कमांडर है और वायुसेना का नेतृत्व करते हैं। भारतीय वायुसेना में किसी भी समय एक से अधिक एयर चीफ मार्शल सेवा में कभी नहीं होते। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है एवं 2017 के आंकड़ों के अनुसार इसमें कुल मिलाकर 1,39,576 जवान एवं 1350 लड़ाकू विमान हैं, जो इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना का दर्जा दिलाती है। आप इंडियन एयरफोर्स के बारे में जान चुके हैं कि ये जो हमारी भारतीय वायुसेना है ये पूरे विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है और उसी के साथ साथ 1,39,576 सैनिक यानी जवान इसमें कार्यरत हैं, काम करते हैं और उसी के साथ साथ 1350 लड़ाकू विमान हमारे भारतीय वायुसेना के पास है। और इसका जो पूर्व नाम था इंडियन एयरफोर्स उसका नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। लेकिन जैसे ही हमारा देश पूर्ण गणतंत्र घोषित हुआ 1950 में, इसमें से रॉयल शब्द हटाकर इसको इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही बेहतरीन था आपके लिए जानने के लिए। और जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमारे पड़ोसी देश हैं, उनमें से हमारी इंडियन एयरफोर्स ने कई सारे विजय ऑपरेशन किए, बेहतर ऑपरेशन किए, जो कि ऑपरेशन विजय शामिल था। उसमें से गोवा का अधिग्रहण था, ऑपरेशन मेघदूत था, ऑपरेशन कैक्टस था और ऑपरेशन पुमलाई भी शामिल है। तो ऐसी कई युद्धों में कई जगहों पर भारतीय वायुसेना ने अपनी अहम भूमिका निभाई। चलिए आगे हम बात करते हैं एग्जामिनेशन डिटेल की। अब हम आ गए हैं एग्जामिनेशन डिटेल की। सब कहते हैं मुझे इंडियन एयरफोर्स के बारे में बहुत पता है, वो कहता है मुझे इंडियन एयरफोर्स के बारे में बहुत पता है। तो चलिए जिसको जितना भी पता था आज के समय में उन सबको थोड़ा सा साइड में करते हैं और आज कुछ नया जानते हैं, नए तरीके से जानते हैं, जहां बेहद और कुछ भी आपके साथ लेकर आए हैं। तो एग्जामिनेशन डिटेल, एग्जामिनेशन शेड्यूल की बात करते हैं। किसके लिए? एक्स और वाई के लिए। एक्स वाई है क्या? टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है। तो एयरफोर्स टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ट्रेड एस्पायरेंट्स विल बी टेस्टेड इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश 10+2 स्टैंडर्ड। 12वीं में आपका अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप ये जानिए, जिसमें फिजिक्स मैथमेटिक्स भी आपका जरूरी होता है, ठीक है। ऑफ द रिटन टेस्ट इज 100 क्वेश्चन इन 85 मिनट्स। आपका एक्स वाई के लिए 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 85 मिनट आपको निर्धारित दिया जाता है कि आपको 85 मिनट्स में 100 क्वेश्चन को करना है, जिसमें से 12वीं में आपका अंग्रेजी कंपलसरी है और साथ ही साथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी होना जरूरी है। और यही नहीं, फिजिक्स में इंग्लिश में कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया भी निर्धारित है, वो भी हम अभी जानेंगे क्या। तो रिटन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जितने भी प्रश्न होंगे, एक प्रश्न होगा और उसके 4 उत्तर होंगे, ए बी सी डी। जैसे हम कहते हैं कि राम जाता है, तो ए दे दिए, राम कहाँ जाता है? राम घर जाता है, राम नाचने जाता है, राम गाने जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन होगा और एक ऑप्शन उसका सही होगा कि राम कहाँ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और पेपर विल बी बाइलिंगुअल, दोनों भाषा में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरफ आपका इंग्लिश होता है और एक तरफ आपका हिंदी होता है। आप सीबीएसई बोर्ड से, आप आईसीएसई बोर्ड से, आप यूपी बोर्ड से, आप एमपी बोर्ड से, आप झारखंड, आप छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़, किसी राज्य के किसी भी बोर्ड से हैं, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो पेपर है ये 2 भाषा में होता है। मान लीजिए केरला वाले बच्चे हैं, आंध्रा वाले बच्चे हैं तो अंग्रेजी मीडियम में दे सकते हैं, जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं, जो बच्चे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के हैं वो हिंदी मीडियम में दे सकते हैं। मतलब आप 2 भाषा में, किसी भी भाषा में आप पेपर को दे सकते हैं। साथ ही साथ एक्सेप्ट ऑफ इंग्लिश पेपर, रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द सीबीएसई up to the class 12th syllabus. Candidates are qualifying to each paper test is separately. Result of the written test is declared on the same day. उसी दिन आपका रिजल्ट यहाँ कहता है कि क्वालिफाई हो जाता है। सीबीएसई का जो आपका पेपर, आपने सीबीएसई में आपने अगर 12वीं क्लास का जो सिलेबस है वही पूछा जाता है। फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं पीएफटी की बात करते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। जैसे ही आप रिटन क्वालिफाई करेंगे, रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपका जो दूसरा आपका प्रक्रिया आपके सामने आने वाली, जो दूसरी चुनौती आपके सामने आने वाली होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। जब पीएफटी की बात करते हैं तो कैंडिडेट पासिंग द रिटन टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो फिजिकल फिटनेस टेस्ट। जैसे ही आप रिटन क्वालिफाई करोगे आपको उसके पीएफटी में आपको जाना पड़ेगा। पासिंग द पीएफटी इज मैंडेटरी, सबके लिए मैंडेटरी है। द पीएफटी फॉर ऑल ट्रेड्स एक्सेप्ट इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी। इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी का जो पोस्ट होता है उसके अलावा जितने भी आपके पोस्ट हैं सबके लिए ये मैंडेटरी है पीएफटी। मतलब श्योर है कि आपको ये करना ही करना है। कंसिस्ट ऑफ 1.6 किलोमीटर रन टू बी द कंप्लीटेड विद इन 8 मिनट्स। 8 मिनट में आपको 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी ही करनी है सर। तो आप ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। आप ये मत सोचना एकदम से कि हम बिना दौड़े ये कर लेंगे। भैया पिछली बार रनिंग नहीं कराई गई, उसका रीजन क्या था कि कोविड-19 को लेकर वो एक जगह पर मॉब इकट्ठा नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए उन लोगों ने 1600 मीटर की दौड़ नहीं कराई। और हमने बच्चों को ये बोला भी था, बताया भी था कि बेटा इस बार 1600 मीटर की दौड़ नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने नया तरीका अपनाएंगे। उन्होंने क्या करा दिया, कदम ताल करा दिया। कदम ताल में क्या होता है, किसी को 50 कदम ताल, किसी को 20 कदम ताल, किसी को 40 कदम ताल, सबका डिफरेंट बताया। लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने एक नया हाथगंडा अपनाया था। वो क्या है, वो हाथगंडा था पुशअप का। पुशअप में क्या था, बोले 1, तो 1 में तो नीचे हो गया बच्चा, अब 2 बोलने में वो समय लगा दे रहे हैं। उठो 10 पुशअप करना है आपको, 20 पुशअप, किसी से 10 करा रहे थे, किसी को से 20 करा रहे थे, ठीक है। तो फिर उठा 2, 3, 4, अब 4 में फिर रुक गए भैया। तो ये चीजें हमें पहले से प्रिपेयर रखनी है। अगर हमारा केवल हमको रिटर्न आता है तो रिटर्न से अगर हम सोचे हमको हमारा रिटर्न तो बहुत अच्छा है, वाह हम निकाल लेंगे, तो ऐसे धुरंधर बच्चे हमने बहुत देखे बेटा, जो पैर पकड़कर गिड़गिड़ाए हैं और रोए हैं। तो आपको एकदम पूरी तरीके से तैयारी करनी है। मतलब आपको रिटर्न के साथ साथ अपने फिजिकल पर भी प्रॉपर फोकस करना है, प्रॉपर ध्यान देना है। तो आप इससे मिसगाइड नहीं हो सकते, कहीं से भी इधर उधर नहीं हो सकते। तो चलिए हम इसकी बात कर रहे थे। 8 मिनट में आपको 1600 मीटर की रन कंप्लीट करना है। द पीएफटी फॉर इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी ट्रेड इंक्लूडिंग 2.5 किलोमीटर रन। आपका जो सिक्योरिटी का ट्रेड होता है इंडियन एयरफोर्स में, उसमें 2.4 किलोमीटर की दौड़ होती है और 5 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीटेड इन द 15 मिनट, यानी 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। 15 मिनट में आपको 2.4 किलोमीटर रन करना है और 30 मिनट में आपको 5 किलोमीटर का रन कंप्लीट करना है। Respectively, candidates above 27 year age will be given relaxation in PFT timing as the per existing norms application to serving NCE only। मतलब जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए कुछ कहा गया है कि भाई 20 ईयर्स 7 ईयर के भी अगर आप हैं तो भी आपको पीएफटी में कुछ रियायत मिलेगी, कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, गिवन रिलैक्सेशन इन पीएफटी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। कैंडिडेट्स कंप्लीटिंग पीएफटी फास्टर आर अवॉर्डेड एडिशनल मार्क्स एंड द स्लाइडिंग स्केल। अगर आप बहुत अच्छा करते हैं पीएफटी में, बहुत जल्दी, मान लीजिए आपका 8 मिनट की दौड़ आपको इतने समय में कंप्लीट करनी है और उसमें आपने क्या किया, गजब का परफॉर्मेंस दे दिया, मतलब आपने 4 मिनट में ही कर लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स ऑफ द स्लाइडिंग में दिया गया स्केल में मिल जाएगा। इंटरव्यू की बात करते हैं। जैसे आपने क्लियर किया, पीएफटी क्लियर किया, उसके बाद आपको एक और दायरा आपके सामने आ जाता है। कैंडिडेट पासिंग पीएफटी विल बी अंडरगो बाय अ टीम ऑफ ऑफिसर्स वारंट रैंक्स। जो ऑफिसर्स वारंट रैंक तक जाते हैं, इंटरव्यू इज नॉर्मली कंडक्टेड इन इंग्लिश एज वर्किंग नॉलेज इज नेसेसरी। ट्रेड्स अलॉटेड टेस्ट की बात करते हैं। टीएटी, जैसे ही आप ये सारी प्रक्रिया पास करते हैं आपका ट्रेड्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कैंडिडेट्स ऑफ ग्रुप एक्स टेक्निकल ट्रेड्स हु क्वालिफाई इंटरव्यू आर अंडरगो ट्रेड एलोकेशन टेस्ट फॉर द बिफोर्केशन इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम। देखिए भैया, आपकी इंडियन एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग है वो 6 महीने तक तो आपकी नॉर्मल होनी है सबके साथ, ठीक है, XY।
लेकिन XY जैसे ही आपने कंप्लीट की उसके बाद आपकी ट्रेड ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और ट्रेड ट्रेनिंग आपकी काफ़ी समय तक चलती है। तो एक चीज़ याद रखना कि ट्रेड ट्रेनिंग में अगर आपको 12 महीने गुजारने हैं तो उसके लिए आपका ट्रेड यहाँ से निर्धारित होगा, आपके वहाँ भी आपको जाके मेहनत करना पड़ेगा। कहते हैं कि सेना में जाने के लिए जज्बा होना जरूरी है और अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला जरूरी है आपके जहन में, आपके जिगर में वो जज्बा होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको पैदा करिए आप। उसके साथ ही साथ बात करते हैं एटीट्यूड का, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। अगर उसकी कमी है तो आप सेना में नहीं जा सकते हैं। तो आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव। रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर, क्या करने की, रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। और भी बहुत कुछ मैं बताने वाला हूं उसके आगे, क्योंकि रिस्क आप जब भारतीय वायुसेना में ज्वाइन करेंगे तब भी आपका कहीं ना कहीं रहता है, और उसके साथ ही साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तब भी आपके जीवन में एक रिस्क होता है। आपके बड़े सामने एक नंबर की भी चुनौती होती है, वो भी एक रिस्क है। तो आपको प्रॉपर वे पे मेहनत करनी है, आप कंटिन्यूअसली मेहनत करनी है। वो एटीट्यूड होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए और रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो बहुत मजा आएगा, आज हम धीरे धीरे आपको सारी बातें बताते जाएंगे। तो ट्रेड की बात करते हैं, TAT ट्रेड एलोकेशन जो टेस्ट होता है, TAT जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कैंडिडेट ग्रुप X वालों कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग द इंटरव्यू और अंडरगो द एलोकेशन टेस्ट फॉर द बिफ्रिकेशन इनटू द मैकेनिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम मिलती है। स्पेसिफिक ट्रेड अलॉटमेंट विद इन दीज स्ट्रीम विल बी कैरिड आउट एट द बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट BTI इंडियन एयरफोर्स बेलगांव। कहां होता है? बेलगांव। इसलिए हमने जो क्लासरूम का नाम लिखा है वो क्या लिखा है? चलो बेलगांव। तो जो चलो बेलगांव हम आपको लिखते हैं वो इंडियन एयरफोर्स का है। जो X ग्रुप में जो अलॉटेड होते हैं बच्चे टेक्निकल ट्रेड के लिए या फिर मैकेनिकल ट्रेड के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के लिए, उनको कहां भेजा जाता है? बेलगांव भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। बात करते हैं मेडिकल की। अब भैया आ गए मेडिकल स्टैंडर्ड पे। बड़ा मुश्किल होता है आप लोगों के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड। किसी का दांत कम है, किसी का 11 पॉइंट है, किसी का 12 पॉइंट है, किसी का 14 पॉइंट है, तो 14 पॉइंट्स तो चाहिए इंडियन फोर्स में। चलिए बहुत कुछ जानते हैं, मजा आएगा। कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिकमेंडेड इन इंटरव्यू, ठीक है, रिकमेंडेड इंटरव्यू विल बी मेडिकली examined by the recruitment medical team as per undergo medical examination are arranged in the all India selected list AISL. The inclusion of names the candidate in the AISL depends upon the performance of the candidate in these selection tests and the number of vacancies to be filled. Candidates are enrolled in the Indian Air Force as per the existing vacancies. ये जो आपका AISL आता है, ऑल इंडिया सिलेक्टेड लिस्ट आती है, उसमें जो कैंडिडेट PFT में पास होते हैं, मेडिकल में पास होते हैं, उसके बाद फिर कहाँ पर आते हैं? यहाँ पर आते हैं। ठीक है, कहाँ पर? उनका एक AISL जिसको आप लोग PSL बोलते हैं, तो वो आपकी लिस्ट आती है और उस लिस्ट के जरिए फिर आप फाइनल वैकेंसी आपकी फुल रहती है। बात करते हैं एयरफोर्स XY ग्रुप का पेपर एनालिसिस का। भैया ठीक है, कब एग्जाम होता है, कब फॉर्म आता है इंडियन एयरफोर्स का, उसके बारे में जानेंगे। यही नहीं, एग्जाम पैटर्न क्या है। अभी अधिकतर बच्चों को तो पता ही नहीं कि एग्जाम पैटर्न होता क्या है। हमें तैयारी करनी है किसकी? अरे एयरफोर्स की करनी है, एयरफोर्स की तैयारी करनी है तो एग्जाम पैटर्न तो जान लो, होता क्या, उसका फॉर्म तो जान लो, कब आता कब है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के बारे में तो बताने लगे। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए आपका जो सोचने की क्षमता है, क्विक डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप भारतीय सेना में जाते हैं और कहीं ना कहीं एक साथ कभी किसी दुश्मन ने आप पे अटैक कर दिया, तो आप क्या करते हैं? क्विक डिसीजन लेते हैं और तुरंत ऑर्डर मिलता है आपके ऑफिसर का और आप तुरंत एक्शन ले लेते हैं। तो आपके अंदर क्विक डिसीजन लेने की क्षमता पहले से ही जागृत होनी चाहिए और पहले से होनी चाहिए। साथ ही साथ यही नहीं, दुश्मन क्या सोचता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि दुश्मन सोचता क्या है। दुश्मन का तात्पर्य है कि आपका कंपटीटर क्या सोचता है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या सोचता है, उसके बारे में आपको डीप से नॉलेज होना चाहिए। अगर डीप से नॉलेज नहीं है तो सब बेकार है दोस्त। उसके बारे में उससे बेहतर सोचना, उससे बेहतर आप क्या सोच सकते हैं। मान लो इंडियन एयरफोर्स ये कह रहा है कि इंग्लिश में नाउन से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो ये समझ लो कि 4 क्वेश्चन अगर ये कह रहा है तो हमको 10 क्वेश्चन नाउन से कंप्लीट करके रखना है, 15 क्वेश्चन रखना है। कि एक क्वेश्चन एक तरीके से सर ने समझाया, 2 तरीके समझाया है, तो हम 5 तरीके से उसको सर से पूछ के समझेंगे। इसका मतलब ये होता है बेटा कि इंडियन एयरफोर्स क्या सोचता है, यानी क्या सोचता है, तो उससे बेहतर हमको सोचना पड़ेगा। तभी हम एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, तभी हम वहां तक पहुंचेंगे और तभी वो सितारा वर्दी हमको मिलेगी जो हमारा सपना है। चलिए उससे आगे बात करते हैं। दुश्मन की शक्ति आप पहचानो और डेली स्टडी करो। जब आप सेना में जाओगे, भारतीय वायुसेना ज्वाइन करोगे, तो वहां भी जाकर आपको पढ़ना पड़ता है। ट्रेड के लिए पढ़ना पड़ता है, अलग से अपने लिए पढ़ना पड़ता है, प्रमोशन के लिए पढ़ना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। मतलब वो भी एक जॉब के बाद भी एक जिद्दोजहद भरी जिंदगी से गुजरना पड़ता है।
बेहद मज़ा आता है वहाँ पर जाके। एक टीम मिलता है, एक यूनिटी मिलता है, एक बड़ी मिलता है, ढेर सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। आपका परिवार, आपका गांव, आपका जिला आप पे फक्र करता है कि आप इंडियन एयरफोर्स के हैं और आप भारतीय भारतीय सैनिक हैं और साथ ही साथ हमारे भारतीय लोगों की रक्षा करते हैं आप। तो एक अलग से सम्मान मिलता है और नई नई तकनीकी आप सोचते रहिए, बनाते रहिए। जैसे हमारे टीचर्स क्या करते हैं, वो नई तकनीकी बनाते रहते हैं, नया नया सोचते रहते हैं, नया बच्चों को क्या दे दिया जाए जिससे उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। इसी तरीके से कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपके साथ दिन रात मेहनत करती है। तो चलिए हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की XY ग्रुप की। तो इसका जो पेपर होता है XY ग्रुप का, वो कब फॉर्म आता है? इसका दिसंबर और जनवरी में इसका फॉर्म आता है। कब आता है? दिसंबर या जनवरी में फॉर्म आता है। इसका एक साल में 2 बार फॉर्म आता है और इसका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो मार्च या अप्रैल में आता है। ये बात हो गई। जैसे पिछली बार क्या था कि 1 बार फॉर्म आया था, इस बार क्या हुआ, 1 बार फॉर्म आया, लेकिन अभी सुविधाएं क्या, अभी और फॉर्म आएगा तो अभी 1 साल में 2 बार फॉर्म आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो पेपर पैटर्न में जैसे ही हम आते हैं तो सबसे पहले 10+2 स्टैंडर्ड का आपका पेपर पैटर्न होता है, जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, फिजिक्स पूछा जाता है, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होते हैं जिसको रागा बोलते हैं, और साथ ही साथ इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। आप देखते हैं कि इंडियन फोर्स XY दोनों के लिए है। अगर आपको केवल X देना है तो आपके सामने फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश होता है। अगर आप XY दोनों देना चाहते हैं तो रागा आपका जुड़ जाता है अलग से। तो 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होते हैं और रागा के 30 क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका मार्क्स भी क्या होता है, 25, 30 कितना हो गया, 70 और 20, टोटल 50, 30, 80, 20, 100। तो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं और 85 मिनट्स में करना होता है। देखिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन इन 85 मिनट्स। जो आपको ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT होता है, वो 85 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आपका रागा नहीं आता है तो 25, 25 और 20, 70 नंबर का होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये क्या हो गया, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया, पैटर्न हो गया, एग्जाम पैटर्न। अब ग्रुप X की ट्रेड एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। तो एजुकेशन ट्रेड इंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। द अपर एज लिमिट ऑन द डेट एनरोलमेंट इन 21 ईयर, 21 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। 17 से 21 आपकी एज कितनी होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, 17 से 21। लेकिन 17 से 21 क्या होना चाहिए, 17 से 21 आपका एकेडमी में कदम रखने का होता है। जो इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि भैया इतना होना चाहिए, तो 17 से 21 आपका ट्रेड का होता है कि आपकी उम्र 20 साल आपका होने चाहिए। 17 से 20 आप फॉर्म भर सकते हैं और 1 साल आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का समय लग जाता है। तो एकेडमी में कदम रखने के लिए 21 साल तक की उम्र होना चाहिए आपका। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका उसकी बात करते हैं। पास्ट इंटरमीडिएट 10+2 12वीं पास होना चाहिए। आर इक्वेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश कंपलसरी है कि होना ही चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। और अंग्रेजी में आपका 50% नंबर 12वीं में होना ही चाहिए, कंपलसरी। अगर आपका अंग्रेजी में 50 नंबर नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, चाहे X ग्रुप हो या फिर Y ग्रुप हो। तो भैया इंग्लिश को अच्छे से पढ़ें 12वीं में, ताकि आप 50% अंक अंग्रेजी में ला सकें और आप क्या कर सकें, इस फॉर्म अप्लाई कर सके। एग्री ग्रेड एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। टोटल इंटर में आपका 50% होना चाहिए और 50% नंबर आपका अंग्रेजी में होना चाहिए। ठीक है, या फिर उन बच्चों के लिए पास 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग इन एनी स्ट्रीम एज सोज एंड। जैसे आपने क्या किया है, आपने डिप्लोमा कोर्स कोई किया है और आपने डिप्लोमा कोर्स किया है तो डिप्लोमा कोर्स भी, जैसे IRT किया है आपने, IRT से पढ़ा है आपने, ठीक है, और पॉलिटेक्निक किया है आपने, ITI किया है आपने, तो क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट विच इज 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। यहाँ भी भैया आपको 50% मार्क्स अंग्रेजी में चाहिए अगर आप डिप्लोमा होल्डर भी हैं तो। इन इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन इन इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है, आसानी से आप समझ ले रहे हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं मैकेनिकल स्ट्रीम की। तो मैकेनिकल स्ट्रीम की जब हम बात करते हैं तो मैकेनिकल स्ट्रीम में आपका देखते हैं क्या क्या आता है। अब बच्चे हमेशा इस सब्जेक्ट या प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर मान लीजिए हमारा एक्स ग्रुप में हो गया तो हमारा काम क्या रहेगा। सबसे ज्यादा प्रश्न अगर आज की डेट में यूट्यूब में पूछा जाता है या बच्चों का प्रश्न होता है तो यही होता है, सर वाई ग्रुप में जाएंगे तो काम क्या होगा, एक्स ग्रुप में जाएंगे तो काम क्या होगा। तो एक्स ग्रुप वाले बच्चों के लिए हम बता रहे हैं यहाँ ट्रेड डिवाइड होता है। मैकेनिकल स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए ये ट्रेड होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल टूल्स एंड ये रिपेयर्स है, टूल्स एंड डाई है, प्रोडक्शंस है, फैब्रिकेशंस है। ये सारे जो कैडेट हैं
ये सब डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, आईटी स्ट्रीम की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन वाले लोग, ठीक है। जब हम क्या होता है कि ढेर सारे राडार होते हैं, कम्युनिकेशन हम लगातार को बात करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें इनको सिखाई जाती है। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, ठीक है, एवियोनिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रक्टर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये सभी चीज़ें हम क्या है, ये सभी चीज़ें हम ट्रेड में अपने सिखाते हैं और इसी तरह से ट्रेड आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फिर आप स्टेट की ट्रेनिंग लेकर आप वहाँ पर काम करते हैं। बात करते हैं वाई ग्रुप की। चलिए, हम बात कर रहे थे एयरफोर्स वाई ग्रुप ट्रेड्स की, एक्सेप्ट मेड, असिस्टेंट एंड द म्यूजिशियन, इन दोनों को छोड़कर, ठीक है, इन दोनों को छोड़कर उसके लिए ये वाइड ट्रेड का है। तो द अपर एज लिमिट ऑन द डेट ऑफ द एनरोलमेंट इज 21 ईयर। एनरोलमेंट की डेट तक आपका 21 साल की उम्र होना चाहिए, कब से, 17 से 21 साल। शुड हैव पास क्लास 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड इंस्टीट्यूट इन द काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर द स्कूल एजुकेशन वेबसाइट एज द मेंबर्स इन एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। आपका 50% मार्क्स आपका 10+2 में होना चाहिए इन इंग्लिश एज पर द मार्क्स शीट ऑफ क्लास 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस। इसमें जो आपका है, लेकिन इसमें आपका 50% अंग्रेजी में नंबर कंपलसरी है। वाई ग्रुप मेड असिस्टेंट ट्रेड की बात करते हैं, ये भी आपका अलग आता है। तो द अपर एज लिमिट ऑफ द 21 ईयर्स, एज दोनों की कॉमन होती है, 17 से 21 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, आपका क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन में 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जाम विद द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स, मतलब वाई ग्रुप में भी जाने के लिए आपको 50% का मार्क्स चाहिए, मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। 50% मार्क्स आपका अंग्रेजी में चाहिए और टोटल 50% नंबर आपका होना चाहिए। म्यूजिशियन ट्रेड की बात करते हैं, इसमें हम ट्रेड वाइज भी बात कर रहे हैं आपका, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जब हम म्यूजिशियन ट्रेड की बात करते हैं 17 से 25 साल की आपकी उम्र होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10th क्लास आर इक्विवेलेंट विद द मिनिमम पास मार्क्स एंड एनी गवर्नमेंट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड्स ऑफ द स्कूल विल बी प्रोफिशिएंट इन प्लेइंग एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियन इंस्ट्रक्शंस, ट्रम्पेट, बास, वायलिन, ठीक है, सैक्सोफोन एंड द क्लैरिनेट, ठीक है। ये क्या है, ये सब तरीका है, ये सब क्या है, म्यूजिशियन का ट्रेड है। और ट्रेड वाइज इनको क्या है, इन ट्रेड वाइज इनको ट्रेंड किया जाता है। जैसे होता क्या, परेड हो गया, अब परेड में क्या होता है, सबको भाग लेना पड़ता है। तो किसी, कोई वायलिन बजाता है, कोई बैस बजाता है, कोई ट्रम्पेट बजाता है, कोई ड्रम बजाता है, ठीक है, कोई पिकोलो बजाता है, तो कोई बास, ठीक है, ट्रोम्बोन बजाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती, कोई गिटार बजाता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, जब ट्रेड होते हैं तो ये म्यूजिशियन को ये क्या होता है, ये सारी चीज़ सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आप अगर म्यूजिशियन होते हैं तो ये आपका क्वालिफिकेशन होता है कि 10वीं पास आप होने चाहिए, ठीक है, मैट्रिक पास होने चाहिए। वो बच्चे, ये जो वैकेंसी आती है म्यूजिशियन ट्रेड की, उसमें जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया म्यूजिशियन ट्रेड तक। म्यूजिशियन ट्रेड के बाद हम देखते हैं, आगे आते हैं। तो यहाँ दिया है कि विजुअल स्टैंडर्ड्स एंड हाइट। अब बात कर लेते हैं हम आपके किस चीज़ की, सबसे बड़ी बात है आपके मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो चलिए, मेडिकल स्टैंडर्ड की हम जब बात करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड। अब भारतीय एयरफोर्स में जाने के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए, तो भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर दिया विजुअल एंड हाइट। अब विजुअल की बात करते हैं, एज द पर द टेबल गिवन बिलो। अब नीचे हमने दिया हुआ है, क्या दिया, वेट की बात करते हैं। वेट शुड बी, क्या दिया है, प्रोपोर्शनेट टू द हाइट एंड द एज। चलिए, अब बात कर लेते हैं। अगर आपकी हाइट 165 है, ठीक है, 162 मांगता है आपका, तो 162 के हिसाब से अगर आपका 165 है तो आपका वेट मिनिमम 65 होना चाहिए, या 60 से लेकर 65 के बीच आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना है तो ठीक है। अगर आपका वेट हाइट 170 है तो आपका वेट 60 से लेके 70 तक के बीच होना चाहिए, यानी 65 से लेके 70 तक के बीच होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, यही तरीका होता है मेजरमेंट का, ठीक है, यही तरीका होता है आपका मेजरमेंट का, ठीक है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स की हम बात कर रहे थे, चेस्ट की बात कर लेते हैं। अब आपके बात करते हैं चेस्ट मिनिमम रेंज ऑफ द एक्सपेंशन, क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर। आपका जितना भी सीना है उससे आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, ठीक है। हियरिंग की बात करते हैं, आपके सुनने की जो क्षमता होती है उसकी बात करते हैं। शुड हैव नॉर्मल हियरिंग, एग्जाम्पल एबल टू हियर
whisper from a distance of 6 मीटर by each ear separately। 6 मीटर के डिस्टेंस में अगर आपको कुछ बोला जाता है तो आपको आसानी से सुनने में आना चाहिए। ठीक है, डेंटल की बात करते हैं तो शुड हैव हेल्दी गम्स, अच्छे जबड़े होने चाहिए आपके, सेट ऑफ टीथ और दांत में प्रॉपर जुड़े हुए होने चाहिए, एंड मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स। 14 डेंटल पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि 14 दांत आपके ऊपर होने चाहिए और 14 दांत नीचे होने चाहिए। तो टोटल दांत कितने, 28 टीथ होने चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से मुक्केबाजी नहीं करना है। नहीं, अगर दांत टूट गया और गाड़ी को स्पीड में नहीं चलाना है, हेलमेट लगा के चलाना है। ठीक है, तो ये जरूरी है इस समय, फिलहाल इस समय नहीं, हमेशा। तो क्योंकि जब तक आप भारतीय वायुसेना में नहीं जाते, अगर ये किसी में से कुछ भी गया तो फिर आपका भविष्य इस फील्ड में तो गया। तो ध्यान रखना कि दांत ना टूटने पाए। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ की जब बात करते हैं, कैंडिडेट शुड हैव अ नॉर्मल एनाटॉमी विदाउट लॉस ऑफ एनी, ठीक है, अपेंडेजेस। ही शुड फ्री फ्रॉम ऑल कम्युनिकेशनल डिजीज। स्किन, कुछ भी भैया आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आराम से खाना वाना खाते हैं, वो पच रहा है कि नहीं पच रहा है, किसी तरह की स्किन की कोई प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न आता है बॉडी टैटू की। किसका प्रश्न आता है, बॉडी टैटू। बहुत सारे बच्चे कई दिन से मैसेज कर रहे हैं, सर एक वीडियो बॉडी टैटू पर बनाइए। हम सेपरेटली भी बनाएंगे इस पर वीडियो, लेकिन बॉडी टैटू की हम बात करते हैं, थोड़ा सा जान ही लेते हैं। परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड। अगर आपने परमानेंट बॉडी टैटू कहीं बना रखा है तो परमिटेड नहीं। हाउएवर टैटूज ओनली इन द इनर फेस ऑफ द फोर आर्म्स। आपका जो ये आर्म्स है ना, इसके नीचे अगर आपने इस हाथ में, आपने देखा ये आपका आर्म्स है, इसके नीचे अगर आपने कहीं टैटू लगाया है, जैसे आपने यहाँ पर ओम लिखा है, मेरा नाम जैसे रवि है, मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने रवि लिखा हुआ है, यहाँ पर रवि लिखा हुआ है, ठीक, तो चल जाएगा। आर लिखा है, चल जाएगा। ठीक है, छोटा सा ओम लिखा है, चल जाएगा। लेकिन इसके ऊपर अगर आपने कुछ बनवाया है तो फिर वो टैटू अलाउ नहीं है और आप फिर इंडियन एयरफोर्स में जाने से अपने हाथ को धो सकते हैं। तो ओनली इन इनर फेस द फोर आर्म्स इनसाइड ऑफ बिलो टू द रिस्ट, ब्लैक डोर्सल पार्ट ऑफ द हैंड, रिवर्स साइड टू द palm and the tribals with tattoo which are custom tradition of their tribes। भैया कुछ भी हो, यहाँ पर आप गणेश जी का नहीं बनवाएंगे, ठीक है, कुछ लिखवाएंगे नहीं, ठीक है, बजरंगबली नहीं बनाएंगे, भोलेनाथ नहीं बनाएंगे। तो आपको इस चीज़ से क्या करना है, ऐसा नहीं है कि हमारे दिल में ईश्वर नहीं है, हमारे दिल में अल्लाह नहीं है, जीसस नहीं है, सब है, लेकिन रखना है यहाँ पर। लेकिन यहाँ सब क्या जरूरत है, या तो फिर आप भारतीय सेना में जाना नहीं चाहते, नहीं जाना चाहते हैं तो फिर ये सपना हटा दीजिए, जहाँ इच्छा हो आप कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिया हुआ है कि मिनिमम हाइट एक्सेप्टेबल फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द 152.5 सेंटीमीटर फॉर द फॉलोइंग ट्रेड्स इन द मिनिमम रिक्वायरमेंट हाइट। यहाँ ट्रेड वाइज दिया गया है, ट्रेड वाइज हाइट क्या चाहिए, ये बहुत जरूरी था आपको बताना, क्योंकि ये आज तक किसी ने नहीं बताया, किसी भी न्यूज चैनल ने, किसी भी यूट्यूबर्स ने नहीं बताया इस पे हाइट्स को लेके, जो हमने सोचा कि ये पार्ट्स भी आपके सामने लेकर आते हैं। ऑटोटेक, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और हिल जो स्टेट वाले लोग हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर की हाइट होना चाहिए। अदर स्टेट के जो लोग हैं 162 आपकी सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। बात करते हैं ट्रेड की, तो जीटीआई एंड पीजीआई की बात करते हैं, जो ट्रेड है आपका, इसके लिए आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो नॉर्थ ईस्ट के हो या हिल स्टेट के हो। अदर स्टेट के लोग हैं तो 167 सेंटीमीटर होना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं पी की, तो आपका इसमें क्या होता है 175, पुलिस फोर्स में के जो होते हैं उनके 175 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 175 अदर स्टेट, मतलब आप हिल स्टेट के हैं या फिर अदर स्टेट के हैं उससे मतलब नहीं, आपकी हाइट जो इस ट्रेड के लिए है वो आपका 175 होनी चाहिए। म्यूजिशियन के लिए जो आपका ट्रेड होता है का जो हाइट है 162 सेंटीमीटर चाहिए, वो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या फिर आपका पहाड़ी क्षेत्र हो। ठीक है, 162 सेंटीमीटर अदर स्टेट के जो लोग हैं उनके लिए भी कॉमन चाहिए। तो आपका ये जो ट्रेड वाइज आपका हाइट हो गया वो आपको यहाँ पर एकदम डिफरेंट मैंने बता दिया, सबसे अलग बताया और आसानी से आपको समझ में आ गया होता। तो कैंडिडेट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स इंक्लूडिंग गोरखास, कुमाऊं, गढ़वालीस, Assam and those belonging to the state of Nagaland, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim and hilly areas of Uttaranchal। जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं या फिर ये जो रेजिमेंट है जो गोरखा के हैं, कुमाऊं के हैं, गढ़वाली हैं, आसामीज हैं, उनके लिए क्या अलग से छूट मिलती है ट्रेड्स के अकॉर्डिंग, क्या हाइट चाहिए, क्या चाहिए, तो वो भी हम आपको यहाँ पर डिक्लेयर प्रॉपर बता रहे हैं। तो ट्रेड की बात करते हैं, वर्कशॉप फिटर, मैकेनिकल वर्कशॉप फिटर,
स्ट्रक्चर फिटर एंड propulsion fitter, electronic fitter, electrical fitter, weapon fitter, automobile fitter and mechanical fitter, system fitter। इतने जो सारे फिटर ट्रेड हैं उनके लिए जो विजुअल एक्यूटी है उसकी बात हम करते हैं तो 6/12 ईच करेक्टेबल टू 6/6 ईच। आपका जो आँख की क्षमता है वो प्रत्येक आँख आपकी 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। आप मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ द रिफ एरर, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया आपका कितना होना चाहिए, +2.0 डायोप्टर से लेकर आपका मायोपिया 1 डायोप्टर इंक्लूडिंग एक डायोप्टर और इंक्लूड कर लेते हैं तो प्लस माइनस आपका कितना हो जाएगा 0.50 तक आपका मान्य रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। बात करते हैं कलर विजन की, तो आपका जो कलर विजन होना चाहिए वो CP2 होना चाहिए, सबके लिए कॉमन होता है। हाइट की बात करते हैं तो मिनिमम हाइट आपका गोरखा रेजिमेंट पहाड़ी क्षेत्र के लिए, नागालैंड, मिर्जापुर, मिजोरम वाले जो हिल्स एरियाज हैं उनके लिए जो हाइट चाहिए वो 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि उधर के लोग क्या होते हैं, हाइट में छोटे होते हैं, ठीक है। मिनिमम लेग लेंथ रिक्वायरमेंट फॉर द मैकेनिकल सिस्टम फिटर एंड द ऑटोमोबाइल फिटर 99 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पायलट वाला सिस्टम ला दिया है कि जैसे हम पायलट है ना तो हमको क्या करना, हमारे लेग की भी एक हाइट होती है, तो वो यहाँ पर इनकी लेग की जो हाइट होती है इस लेंथ के लिए, किसके लिए, सिस्टम फिटर के लिए या ऑटोमोबाइल फिटर के लिए, तो आपके जो लेग हैं, जो दो पैर हैं, उसकी भी जो लंबाई होनी चाहिए वो 99 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की। जो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी 6/36 ईच आई चाहिए, करेक्टेबल 6/9 होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी आँख की क्षमता है, नॉट एक्सटेंडिंग प्लस माइनस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3.50 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, CP3 तक है। कलर विजन तब भी चल जाएगा, 152.5 सेंटीमीटर है और इसमें कोई ट्रेड का वो नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका। इंडियन एयरफोर्स एयरमैन ट्रेड्स एंड ड्यूटीज की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द ज्वाइंट बेसिक परफॉर्मेंस ट्रेनिंग JBPT एट द बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेलगांव, स्पेसिफिक ट्रेड्स आर द अलॉटेड ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट। मैंने बताया कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, नॉर्मल ट्रेनिंग होती है, जिसमें 6 महीने आपको सबको साथ में रहकर ट्रेनिंग करना पड़ता है और बेलगांव में रहकर ट्रेनिंग करना पड़ता है। बेसिक combatant training is the imparted to all the recruits, which is included basic discipline and manners, educational training, weapon training, educational training होती है, weapon trainings होती है, manners क्या है वो बताए जाते हैं। after successful completion of the basic training, जैसे ही basic training complete होती है, you will be trained in the specific trades। अलग जैसे आपकी basic training complete हो जाती है उसके बाद फिर आपको specific यानी trades training दी जाती है। PT, parade and the games are integral part of the training। ये सब normal part होते हैं, इंटीग्रल मतलब इसके अंदर के पार्ट है, मतलब ये सब होते गेम्स हैं और भी कुछ ट्रेनिंग्स हैं, परेड है, ये सब नॉर्मल बात है, ये तो होना ही होना है। एंड द सर्विस लाइफ सक्सीडिंग पैराग्राफ्स गिव्स द आइडियाज ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब एंड द इंडियन एयरफोर्स airman is the expected of the perform in the different trades, however depending on service requirement and the airman may be assigned other jobs are required by the superior, ठीक है, authorities and the एजेंसीज ऑफ सर्विसेज, ग्रुप टेक्निकल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये आपको ध्यान में देना है। ये बेसिक ट्रेनिंग सबसे पहले होगी, उसके बाद फिर ट्रेड ट्रेनिंग होगी। ऑटोमोबाइल फिटर की बात करते हैं तो इन दिस ट्रेड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड द रिपेयर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ। अब यहाँ समझ लीजिए, आपके सारे प्रश्न जितने भी मन में थे कि आपको करना क्या है, वो सारे प्रश्न आपके दिमाग से दूर हो रहे हैं, तो लगातार बने रहना है वीडियो में। इन दिस ट्रेड यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड द रिपेयर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ हाइट एंड द हैवी ड्यूटी मैकेनिकल व्हीकल्स, ठीक है, कार्नेस एंड द लोडिंग इक्विपमेंट TTC। जितने भी आपके मतलब हैवी वाहन है, जो मैकेनिकल व्हीकल्स हैं, उसको आपको मेंटेन रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो फिटर वाले कैडेट्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, तो एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर यू आर ऑपरेट एंड द मेंटेन रडार। जो इलेक्ट्रॉनिक फिटर में जाते हैं उनको क्या, उनकी ड्यूटी क्या है, मेंटेन रडार, उनको ऑपरेट करना है और रडार को मेंटेन करना है। वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन, उनकी आवाज़ को ध्यान देना है, उनका डेटा ट्रांसमिशन सही से सबसेट करते रहना है। रिसेप्शन, ठीक है, रिसेप्शन इक्विपमेंट माउंटेड, ठीक है, ऑन लेटेस्ट एयरबोर्न वेपन डिलीवरी सिस्टम एंड ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। यू विल गेट ट्रेंड इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स measuring instruction radar technology, latest technology device and the related trade fundamentals। तो ये सारे ट्रेड हैं, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कहाँ क्या ड्यूटी होती है। अभी आप वीडियो देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग से
निकल जाएगी। इलेक्ट्रिकल फिटर की बात करते हैं तो यू विल बी मेंटेन द पावर सप्लाई सिस्टम ऑफ द लेटेस्ट, ठीक है, ऑफ द लेटेस्ट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है, लेटेस्ट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट मिसाइल। आपका जो इलेक्ट्रिकल फिटर वाले होते हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, एयरबोर्न मिसाइल्स एंड द एसोसिएटेड ग्राउंड सिस्टम, यू विल बी also maintain photo equipment mounted on the airborne weapon system and the operate ground based। कुल मिलाकर आपका जो काम है इसमें आपकी जो एयर मिसाइल्स हैं उसको आपको मेंटेन करना है, प्रॉपर मेंटेन रखना है। फोटो इक्विपमेंट जो है माउंटेड उनको ध्यान देना है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड ऑपरेशन ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द डिजिटल डिवाइसेस, जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं आप उसको मेंटेन करेंगे। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं वो आपका काम होगा कि आपको एज ए एयरमैन जो ये ट्रेड मिला है इलेक्ट्रिकल ट्रेड फिटर का, उसको आपको प्रॉपर मेंटेन करना है। और मैकेनिकल सिस्टम फिटर की बात करते हैं तो यू विल बी रिपेयर एंड द मेंटेन मैकेनिकल, हाइड्रोलिक and the pneumatic system of the airborne missiles, engine, automobiles and aircraft fueling equipment। मतलब आपके फ्यूल भरने का इक्विपमेंट आपके पास इंजन्स है, ऑटोमोबाइल्स है, एयरबोर्न मिसाइल्स है, ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, ये जो ऑटोमोबाइल्स मैकेनिक्स हैं ये आपको ये ट्रेड आपको मिल रहा है और इस ट्रेड में आपका ये काम होता है और इस काम को आपको बखूबी करना होता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर फिटर की बात करते हैं तो एज स्ट्रक्चर फिटर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग ऑफ airframes and their accessories, components and the controls of the aircraft, regular checks for the entire hydraulic and the pneumatic system to the ensure proper functioning against leaks are the also part of the duties। You will be also the assigned to the responsibility of the marshalling, parking, picketing and the ground हैंडलिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो फिर आपको ध्यान देना है, जो स्ट्रक्चर फिटर है आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको यहाँ पर दी गई जो मैंने आपको बताया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको प्रॉपर निभाते रहना है, यही आपकी ड्यूटी होती है, यही आपको करना होता है। इसीलिए बेसिक ट्रेनिंग के बाद फिर हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको आखिर करना क्या है वहाँ पर, ठीक है। प्रोपल्सन हम तो ये बता रहे हैं कि आपको वहाँ करना क्या है, लेकिन जो करना है उसको वो बखूबी आपको सिखाएंगे और बताएंगे, ठीक है। तो ये कराते हैं। तो उसके साथ ही साथ इन दिस स्टेट यू विल बी प्रिपेयर, मेंटेन एंड द प्रॉपर फॉर यूज द प्रोपल्सन सिस्टम ऑन द एयरक्राफ्ट एंड द अदर एयरबोर्न वेपन्स डिलीवरी सिस्टम। ये आपको ये ट्रेड के लिए वर्कशॉप फिटर की बात करते हैं, यू विल बी अंडरटेक मेजर स्ट्रक्चर रिपेयर एंड the central repair facilities। You will be also trained in the workshop trade for the material treatment, welding, heat treatment, स्मिटी एंड बेसिक मैकेनिक टूल्स etc। तो बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई है। इसके साथ ही साथ और भी मज़ा आने वाला है वीडियो में, प्रॉपर बने रहेंगे, कहीं नहीं जाना आपको। और अगर आप इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए बेटा पहले से, जब आप वहाँ से निकलते हैं तब, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वेपन फिटर की। तो इन दिस ट्रेड यू विल बी प्रिपेयर, मेंटेन एंड द सर्विस एयर में armaments, ammunitions and safety equipment are the aircraft, missiles and the other weapon delivery systems। You will be also operate and maintain small arms on the and bomb destructions equipment। You will be trained to the handle bombs, explosives, ठीक है, आर्म्स एंड देयर इंस्टॉलेशंस एंड द वेपन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स। आपके जो बॉम्ब है उसको आपको उस इक्विपमेंट को सही से रखना है, संभाल के रखना है, उसको हैंडल करना है। और आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जितने भी एक्सप्लोसिव्स हैं उनको आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि उसको छोड़ना कैसे है, इंस्टॉल कैसे करना है, उसको डिफ्यूज़ कैसे करना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी डिलीवरी का प्लेटफॉर्म आपके हाथ में होता है और आपको सारी चीज़ें तैयार करनी होती है, बताना आपको होता है। नॉन टेक्निकल ट्रेड की बात करते हैं तो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, एज एन एजुकेशन इंस्ट्रक्टर यू विल बी रन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड द इंस्ट्रक्शनल स्कूल्स एंड द इम्प्रूव एजुकेशन लेवल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स पर्सनल, वाई ग्रुप टेक्निकल, कम्युनिकेशन टेक्नीशियन, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन और असिस्टेंट टेक्नीशियन। तो ये सारे ट्रेड्स हैं वाई ग्रुप के, इसमें आपको काम करना होता है। साथ ही साथ एक्ट्स असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट, लॉजिस्टिक असिस्टेंट, ये सारे ट्रेड्स हैं, इसके बारे में पूरा दिया गया है यहाँ पर। इन्वायरमेंट सपोर्ट सर्विस असिस्टेंट एंड द ऑप्स असिस्टेंट, मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, ये इतने सारे ट्रेड्स आपको मिलते हैं। तो ध्यान देना बेटा कि आपको वहाँ पर पूरा सिखाया जाएगा। ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट्स की बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स पुलिस की, जो बताया था ना IAFP लिखा हुआ था, तो इंडियन एयरफोर्स पुलिस का ट्रेड था, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है द पोजीशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स पुलिस, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स एज्यूमिंग पुलिस ड्यूटीज एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस
यू आर आल्सो इन चार्ज इन द मेंटेनेंस ऑफ द सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ था वो पुलिस के लिए ही दिया हुआ था। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी का एज एन इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी ट्रेड्समैन यू आर टू अंडरटेकन स्पेशल ऑपरेशन एंड द कैरी आउट टू हाई लेवल सिक्योरिटी ऑपरेशंस। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से। तो बेटा बहुत ही प्यारी पोस्ट है वाई ग्रुप का और एक्स ग्रुप का दोनों का, तो मज़ा आने वाला है। फिलहाल आप किसी को कम ना समझो, ना वाई ग्रुप वालों को और ना एक्स ग्रुप वालों को, सबका काम एक से बढ़कर एक है। म्यूजिशियन की बात करते हैं, म्यूजिशियंस यू विल बी बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स बैंड। ठीक है, यू विल बी ट्रेन्ड टू प्ले डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ये सारे जो ट्रेड्स है आपको उसके बारे में बताएगा। आ गए भैया मेन मुद्दे पे। ठीक है, आगे आपके सितारों पर, कंधों पर जो सितारे लगेंगे उसके बाद बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स एयरमैन रैंक्स की बात करने जा रहा हूं मैं, कि इंडियन एयरफोर्स जो वाई ग्रुप या एक्स ग्रुप के ट्रेड्स होते हैं उनके लिए रैंक क्या होनी चाहिए, जो आपको प्रॉपर बहुत जरूरी है आपको समझना कि भैया होता क्या है, करना क्या होता है। ठीक है, अब आप आइए सबसे पहले एयरक्राफ्ट्समैन की बात करते हैं, जिसको आप बोलते हैं अपनी भाषा में एसी। ठीक है, एसी की बात करते हैं एयरक्राफ्ट्समैन की। तो आपके वर्दी में क्या होता है, एसी में एक ईगल बना होता है। क्या बना होता है, एक ईगल बना होता है। ठीक है, और ये ईगल ही आपको क्या बताता है, एयरक्राफ्ट्समैन एसी हैं। जब आपके बॉडी में ब्लू वर्दी चढ़ती है तो आपके ब्लू वर्दी में क्या होता है, ये आपका प्रॉपर आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर आपका क्या है, ये एयरक्राफ्ट्समैन एसी का पहले जब आपको वर्दी मिलती है तो आपको ये प्रॉपर देखना है कि ये आपके वर्दी में लगा होना चाहिए, लगा होता है। लीडिंग एयरफोर्स क्राफ्ट्समैन एलएसी, जैसे ही आपका प्रमोशन होता है, प्रमोशन के बाद आप देखते हैं कि आपके वर्दी में एक ईगल और एक ये चिन्ह बनकर आ जाता है। फिर आपकी बात करते हैं, फिर आपका जैसे प्रमोशन होता है तो उसके बाद आपका क्या आता है, कॉर्पोरल आता है। कॉर्पोरल में आपको जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सीपीएल, और आपके वर्दी में, वर्दी के साथ आपकी भुजाओं में आपका ये चिन्ह बनकर आ जाता है। तो ये जब 3 स्टार वाला भुजा में आता है तो क्या होता है, ये कॉर्पोरल होता है, सीपीएल होता है। ठीक है, हम इंडियन आर्मी की वर्दी से तो आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स में हमको समझना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिर अगला जो आता है आपका क्या आता है, जूनियर वारंट अफसर। थोड़ा फर्क है बस यहाँ पर। जूनियर वारंट अफसर की जैसे ही बात करते हैं, जूनियर वारंट अफसर में एक केवल ऐसे आ जाता है बन के, ये लोगो होता है और ये आपका पूरा बना होता है, जिसको JWO बोलते हैं। फिर जैसे ही आपका प्रमोशन होता है, आपका वारंट अफसर बनते हैं आप, और वारंट अफसर बनते ही समय फिर आपका जो WO होता है, ये आपकी पट्टी आ जाती है। ठीक है, ये पट्टियाँ आपकी रहती हैं साथ में, और इस तरह आपका रहता है, और ये रेड ईगल रहता है, और ये पूरा ऐसे बना होता है। साथ ही साथ आपकी जैसे मास्टर वारंट अफसर हो जाते हैं, MWO हो जाते हैं, तो फिर आपका फ़र्क क्या होता है कि ये होता है आपका, ये पट्टियाँ थोड़ा सा चौड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो यही बेसिक फ़र्क होता है। और ये हो गई आपकी रैंक, जो आपका टाइम टू टाइम आपका प्रमोशन के अकॉर्डिंग ये आपके रैंक्स, ये आपके मेडल्स आपके वर्दी पे आप ऑटोमेटिक बढ़ते रहेंगे, जैसे ही आपका परफॉर्मेंस जैसे जैसे बेहतर होता जाएगा। पे की बात करते हैं, अब आप आ गए हम आपके मेन मुद्दे पर कि आपको पैसा कितना मिलेगा इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइनिंग के समय या ज्वाइनिंग के बाद। तो यहाँ पर दिया गया है कि, यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया है ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्टाइपेंड ऑफ ₹14,600 14,600। जब आपकी ट्रेनिंग चलती है तब आपको 14,600 रुपया पर मंथ मिलता है, विल बी पेड। ठीक है, ऑन कंप्लीट, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, यहाँ पर दिया है ऑन कंप्लीटेशन ऑफ द ट्रेनिंग द स्टार्टिंग ग्रॉस। ठीक है, ग्रॉस एंड द मिनिमम ऑफ द स्केल द पे इंक्लूडिंग मिलिट्री सर्विस पे। MSP भी आपको मिलता है, मिलिट्री सर्विस पे आपको मिलता है। आपको बताया जाता है कि जो MSP है होता है, एंड द एक्स ग्रुप पे एप्लीकेशन फॉर द ग्रुप एक्स टेक्निकल ट्रेड्स प्लस डियरनेस अलाउंस DA भी आपको मिलता है, विल बी एज फॉलोज। अब मैं आपको बताता हूँ कि डियरनेस अलाउंस क्या होता है, कैसे कब मिलता है आपको। ठीक है, और MSP कैसे मिलती है। तो जो एक्स ग्रुप के टेक्निकल ट्रेड के कैडेट्स होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो 33,100 रुपया पर मंथ होती है। कितनी होती है, 33,100 रुपया पर मंथ मिलती है अप्रॉक्सीमेटली, प्लस DA अलग से मिलता है। ठीक है, DA का मतलब क्या होता है, डियरनेस अलाउंसेस आपको मिलते हैं, वो अलग मिलते हैं, विच इन सब्सिक्वेंट ईयर्स में राइज एज पर द कैरियर प्रोग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। आपको 33,100 रुपया पर मंथ मिलता है, प्लस GA मिलता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। वाई ग्रुप की बात करते हैं, नॉन टेक्निकल ट्रेड वाले कैडेट की बात करते हैं, तो इनकी सैलरी जो पर मंथ मिलती है वो 26,900 रुपये मिलती है। कितनी मिलती है, 26,900 रुपये पर मंथ मिलती है अप्रॉक्सीमेटली, प्लस DA एज एप्लीकेबल, जैसे DA आपको
केबल होता है वैसे मिलता है, विच इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स में राइज एज द ईयर कैरियर प्रोग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल, धीरे धीरे बढ़ता रहता है जैसे आपके कैरियर के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बेहतर करते हैं क्या नहीं करते। एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर की बात कर, जो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड होता है, एसडीटी की बात होता है, इनकी जो सैलरी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर की, 40,600 रुपया होती है पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली, प्लस डीए एज एप्लीकेबल वही दिया हुआ है, धीरे से बढ़ता है जैसे जैसे बढ़ता है आपके कैरियर में आप कुछ बेहतर प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है, तो या कुछ इंडिविजुअली कुछ होता है तो फिर उसमें क्या होता है आपका डीए मिलता है या ग्रोथ अलग से होता है। तो 40,600 रुपये आपका एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का है। ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल ट्रेड्स की बात करते हैं 26,900 रुपये सैलरी मिलती है। ग्रुप एक्स की बात करते हैं ट्रेड टेक्निकल ट्रेड की तो 33,100 मिलता है, और जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग में मिलता है मतलब ट्रेनिंग के दौरान जो आपको पैसा मिलता है वो 14,600 मिलता है, जिससे आपका पॉकेट मनी मिलता रहता है और आप मस्त रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पक्ष की बात करते हैं। अलाउंस सच एज ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको अलग मिलता है। कंपोजिट पर्सोनल मेंटेनेंस अलाउंस जिसको सीपीएमए बोलते हैं, लिबरेशन अलाउंस एलआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ये आपको अलग मिलता है। एचआरए ईटीसी अलग मिलता है। आल्सो एडमिसेबल आर एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर अलग से मिलती है, ठीक है। परक्यूसाइड्स की बात करते हैं तो पक्ष सच अराशन, देखिए और कुछ भी यहाँ पर अलग मिल रहा है आपको, बेहतर मिल रहा है, अब वो आप देखते रहिए क्या मिल रहा है। राशन, क्लोथिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, एकोमोडेशन, सीएसजी जिसको कैंटीन बोलते हैं, ठीक है, फैसिलिटी कैंटीन फैसिलिटीज ये आपको मिल रहा है, मतलब आपको राशन भी मिल रहा है, कपड़े भी मिल रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी भी मिल रही है जिसको आप आर्मी हॉस्पिटल बोलते हैं, एमएच की भी फैसिलिटीज़ मिलती है, एयरफोर्स हॉस्पिटल्स भी कुछ है वहाँ भी आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, एकोमोडेशन, कैंटीन फैसिलिटीज़, लीव 60 आपका एनुअल में आपकी 60 दिन की लीव मिलती है, एनुअल एंड 30 डेज कैजुअल लीव मिलती है। 9 टोटल एक साल में आपको 90 दिन की क्या मिलती है, लीव मिलती है। 90 दिन मतलब 3 महीने, आप एक साल में 3 महीने छुट्टी पर रह सकते हैं इन अ कैलेंडर ईयर एज पर द प्रिविलेजेस, ठीक है, प्रिविलेज सब्जेक्ट टू द सर्विस क्या लिखा है, एग्जिजेंसीज, ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो आपको क्या क्या सुविधा मिल गई, राशन मिल गया, क्लोथिंग मिल गई, क्लोथिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, एकोमोडेशन, सीएसजी कैंटीन फैसिलिटीज, और 90 दिन की छुट्टी आपको एक साल में ही सारी सुविधाएं आपको मिल रही है, ठीक है। उसके आगे फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, आपके जो बच्चे होंगे बच्चों को ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा मिलेगी, ट्रेवल आपका कंसेशन मिलेगा, और आल्सो प्रोवाइडेड एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स, ग्रुप इंश्योरेंस कवर इन द 37.5 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, प्रीमियम आपको 2300 रुपये मिलेगा पर मंथ आपको देना पड़ेगा फॉर ऑल एयरमैन, एंड द फैसिलिटीज ऑफ ग्रुप हाउसिंग स्कीम आर द आल्सो एक्सटेंडेड, ठीक है। अदर फैसिलिटीज बाई एयर वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन आर आल्सो एक्सटेंडेड टू द फैमिलीज ऑफ एयरमैन। बहुत सारी सुविधाएं आपको यहाँ मिल रही है। एक एयरमैन होने के नाते आप एक सैनिक हैं, इस देश के रक्षक हैं, इसलिए आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमारी भारतीय सेना देती है, ठीक है। तो भारतीय सेना देती है तो उसके साथ ही साथ हम इस देश के लिए रेडी भी रहते हैं कि हमें ये जॉब मिली, और अपने देश के लिए हम हमेशा समर्पित भी रहते हैं। कैरियर प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स अप टू द रैंक ऑफ मास्टर वारंट अफसर, जो सबसे बड़ी रैंक होती है वो मास्टर वारंट अफसर तक आप जा सकते हैं। एग्जिस्ट टू द डिजर्विंग एयरमैन सब्जेक्ट टू द सर्विस बीइंग एंड द एक्सटेंडेड एंड द एप्लीकेशन स्टेटेड अपॉर्चुनिटी टू बिकम द कमीशनड अफसर, आप कमीशनड अफसर भी बन सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उसके लिए आप, ठीक है, उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कमीशनड अफसर आल्सो एग्जिस्ट टू द दोज एयरमैन हु क्वालिफाई द प्रेस्क्राइब एग्जामिनेशन लेटर इन देयर सर्विस कैरियर, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं सर्विस एंट्री कमीशन की, तो एयरमैन ऑफ द रैंक ऑफ सर्जेंट एंड above with 10 years of minimum service and within the age limit or to 32 to 42 years to the get opportunity to become the commissioned officer in the Indian Air Force। कमीशनड अफसर बनने के लिए आपको कम से कम 32 से 42 साल की उम्र आपकी लग जाती है, इतनी उम्र आपकी हो जाती है, तब आप क्या होते हैं, परमानेंट कमीशनड अफसर तक आप पहुंच जाते हैं इंडियन एयर फोर्स में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑनरी कमीशंस की बात करते हैं तो सिलेक्टेड WO are granted honorary commission in the last year of their service before क्या लिखा है, superannuating on Republic Day in the Independence Day each year on grant of honorary commission,
ठीक है, ऑनरी कमीशन के थ्रू भी आप परमानेंट कमीशन हो सकते हैं। दे आर एलिजिबल फॉर द हायर स्केल ऑफ पे ऑन द अलाउंस। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पीडी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पीडी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, a variety of sport facility as well as adventure and the cultural activities available at all the Air Force establishments provides on opportunities for all round personality development। ये आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए यहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी है, लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है, बहुत सारे एडवेंचरस कल्चरल स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको अकेले मिल रही है। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या है? पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स में इंक्लूड पेंशन भी आपको मिलती है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूशनरी हेल्थ स्कीम आपको अलग से मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं? ECHS बोलते हैं। ECHS एक हॉस्पिटल है, क्या बोलते हैं इसको? कंट्रीब्यूटरी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। जब आप सर्विस में होते हैं तो आपको MH में भर्ती करते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल में, लेकिन जब आप एक्स सर्विसमैन हो जाते हैं तो आपको ECHS में ले जाया जाता है, यानी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। ठीक है, ग्रेचुइटी एंड कैंटीन फैसिलिटी आपको मिलती है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड प्री रिलीज कोर्सेज PRC भी मिलती है एंड आल्सो अरेंज टू द इनेबल एयरमैन टेक अप द पोस्ट रिटायरमेंट कैरियर्स। इन द एडिशन एयरमैन गेट रिलैक्सेशन इन एज एंड द रिजर्वेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस एट द एक्स सर्विसमैन। गवर्नमेंट सर्विस में आपको अलग से, जब आप एक्स सर्विसमैन होते हैं, किसी फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं, उसमें आपको काफ़ी छूटें मिलती है, एज रिलैक्सेशन भी काफ़ी मिलता है। तो आगे हम बात करते हैं एयरमैन सिलेक्शन सेंटर की। तो एयरमैन जो सिलेक्शन सेंटर है आपके ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे हैं। एक आपका जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है वो आपका है अम्बाला कैंट है, हरियाणा। दूसरा जो है रेस कोर्स कैंप एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली है। ठीक है, तीसरा की बात करते हैं तो चकेरी कानपुर में है आपका। और अगले की बात करते हैं तो एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है, बाराकपुर में आपको, जिसको कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। अगला बात करते हैं तो ओल्ड पाली रोड, ये कहाँ पर है आपका? जोधपुर में है, राजस्थान। एयरफोर्स स्टेशन कैटून ग्रीन मुंबई में एक, महाराष्ट्र में एक है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 1 कुबन रोड बेंगलोर कर्नाटका में एक आपका रेलवे स्टेशन एयरमैन स्टेशन है, एयरमैन स्टेशन। ठीक है, ताम्बरम की बात करते हैं तो चेन्नई तमिलनाडु में है। उसके बाद भुवनेश्वर में है। उसके बाद एक आपका बिहटा पटना में है, बिहार में। VIP चौक भोजहर की बात करते हैं तो गुवाहाटी आसाम में है। एक की बात करते हैं तो सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में है। फिर बात करते हैं तो एक कोची में है। उसके बाद बात करते हैं तो एक भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सारे एयरफोर्स स्टेशन है। एयरमैन एयरफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स क्या है? बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपकी, जो आपकी, हाँ, अब आप समझ लीजिए कि आपकी ट्रेनिंग जो होगी वो कब और कहाँ पर होगी और किस समय कितना कराया जाएगा। तो ये आप ये समझिए, अब यहाँ पर जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है वो बेलगांव में होती है, और ज्वाइंट बेसिक फेज ट्रेनिंग फॉर ऑल ट्रेड्स, जितने भी ऑल ट्रेड्स के कैडेट होते हैं सबकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। कहाँ पर होती है? बेलगांव में होती है। और उसके बाद मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट MTTI की बात करते हैं तो चेन्नई है। चेन्नई ऑटो टेक्निकल ट्रेड्स वाले बच्चे और फिटर, ऑटोमोबाइल फिटर वाले यहाँ करते हैं। वर्कशॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट WTI एयरफोर्स ताम्बरम चेन्नई की बात करते हैं जो इस ट्रेड वाले हैं, तो यहाँ पर एनवायरमेंट सपोर्ट सर्विस असिस्टेंट, मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, वर्कशॉप फिटर, ठीक है, वर्कशॉप फिटर, स्मिथ, मैकेनिकल सिस्टम फिटर। तो ये सारे कैडेट क्या होते हैं? यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। मैकेनिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, ताम्बरम चेन्नई में होता है आपका प्रोपल्सन फिटर और स्ट्रक्चर फिटर, वेपन फिटर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं जो बंगलौर में है, तो इलेक्ट्रॉनिक फिटर वाले और ऑप्स असिस्टेंट जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट, सबका ट्रेनिंग सिस्टम अलग अलग है, तो सब लोग की ट्रेनिंग अलग अलग जगह पर होती है। इंडियन एयरफोर्स पुलिस में जो होते हैं उनकी कहाँ पर होती है? चेन्नई में होती है। ठीक है, तो ये जो मेडिकल असिस्टेंट होते हैं उनकी ट्रेनिंग बंगलौर में होती है। इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी वाले जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग क्या होती है? चंडीगढ़ में होती है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर होती है। कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रीशियन की सब अलग अलग ट्रेनिंग है, बंगलौर में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, आगे आते हैं। तो ये सारी स्लाइड्स हो गई। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई और आपको बेहद मज़ा आया होगा। आप ये मानिए कि इसके साथ ही साथ आप और भी बेहतर रह सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने भविष्य में। और भी बेहतर करने के लिए या कोई प्रश्न आपके मन में लग रहा है कि कुछ छूट गया है, कुछ बताने में रह गया है, वो आप मुझसे पूछना चाहें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आप हमारे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के अगर छात्र बनना चाहते हैं, कैडेट्स पॉइंट के छात्र बनना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर, मैं अपना टोल फ्री नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।
9415402422। आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या फिर मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। मुझसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके प्रश्न है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप इसके जरिए पूछ सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है, आप इस पे डायरेक्ट हमसे टच में रह सकते हैं। कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी कैसी संस्थान है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे टीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, समझ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आप पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस माई CPD लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? माई CPD लर्निंग ऐप। नीचे वीडियोस में स्लाइड्स भी चल रही हैं, आप उस स्लाइड्स को देख के भी माई CPD लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे हम वीडियो के नीचे हमने डाल भी देंगे, उसमें आप लिख भी देंगे कि माई CPD की लिंक जो है वो हम डाल देंगे और उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप उस पर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। ये जो कोर्स है आप जो परचेज करेंगे, इंडियन फोर्स की जो फीस होगी, वाई ग्रुप की जो फीस होगी, एक्स ग्रुप की होगी या फिर NDA की जो होगी, जितने भी डिफेंस के कोर्सेज की जो फीस होगी, आज जब ऑफलाइन में आओगे तो ये जो फीस हम आपसे लेंगे वो हम आपकी टोटल फीस से वो माइनस कर देंगे। मतलब आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज है वो फ्री हो गई और जो ऑफलाइन क्लासेज है उसमें हम वो माइनस कर देंगे। और ढेर सारी फैसिलिटी आपको कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में प्रॉपर मिलती रहेगी। तो माई CPD लर्निंग ऐप है आपका ये, ठीक है। कौन सा ऐप है? माई CPD लर्निंग ऐप। ये आप डाउनलोड कर लेंगे और हमारा जो ऑफिशियल नंबर है वो है 9415402422 और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8115148593 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और बेहद मजा आया होगा। और ऐसे जुड़े रहें, ऐसे ही प्रॉपर हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, जय हिंद।